स्टार्ट करते हैं 6 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। कुछ मेजर हाइलाइट्स देखेंगे, कुछ मेजर न्यूज़ देखेंगे, एक दो एडिटोरियल देखेंगे, एक दो कुछ पेंडिंग टॉपिक्स कल के थे उनको भी कवर करेंगे। एथिक्स का 2015 तक का पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हम लोग कल, तो आज एथिक्स का नहीं करेंगे, कल से दोबारा से रिज्यूम करेंगे। अब हम लोग 2016 का 7 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। तो 6 फरवरी के जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है आर्म्ड फोर्सेस एंड अडल्ट्री का टॉपिक है। इसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ना एक बहुत मेजर जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये पिक्चर आप लोगों ने वैसे सोशल मीडिया पर बहुत देखी होगी, तो इसी को समझने ही करेंगे इसमें अडल्ट्री क्या चीज़ होती है और ये आर्म्ड फोर्सेस पर कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले हम लोगों को यही समझना होगा कि अडल्ट्री का मतलब क्या होता है। अडल्ट्री का मतलब होता है एक वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड समवन अदर देन दैट पर्सनस करंट स्पाउस और पार्टनर। अब आपको समझना पड़ेगा, सो दिस इज लाइक द हस्बैंड और ये वाइफ है, बट ये कोई दूसरा पर्सन है, लाइक मैन टू है, बट दिस मैन इज हैविंग सम काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद वाइफ ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं अडल्ट्री, यानी कि ये एक वॉलेंट्री एक रिलेशनशिप बनाया गया था इस मैन के द्वारा इस पर्सन की वाइफ के साथ। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ना, इसको लेकर के ना हमारा जो इंडियन पिनल कोड है ना, उसका एक सेक्शन 497 था। सेक्शन 497 के अकॉर्डिंगली ना वो कहना ही चाहता था कि दिस मैन जो है ना, ये जो व्यक्ति है, अब इसके साथ एक प्रॉब्लम, इसके साथ काइंड ऑफ एक अपराध हुआ है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अप्रोच किया इसकी वाइफ को, समहाउ सीड्यूस किया और इसके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था ना, 2018 में उन्होंने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। तो उस समय सेक्शन 497 के अंदर ये एक चीज़ अडल्ट्री क्रिमिनलाइज थी। अगर आप ऐसा करते हो, इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग ना, तो आप एक क्राइम कर रहे होते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ना डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं ना विमेन के राइट टू इक्वालिटी को ना वायलेट करता है। कैसे करता है ना, उसमें क्या था, उन्होंने मैंडेट किया था कि हुएवर हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ ऑफ अनदर मैन विदाउट द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री एंड शैल बी पनिश्ड। पहले 2018 से पहले ये जो प्रोसेस था ना, कि इस व्यक्ति ने इस फीमेल के साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की विदाउट द परमिशन ऑफ दिस पर्सन, तो उन्होंने ये कहा था कि ये रेप में काउंट नहीं होगा, बट ये अडल्ट्री में काउंट होगा, तो ये पनिशेबल था 2018 तक। फिर उन्होंने आगे इसमें ऐड किया, आगे और क्या प्रोविजन था 497 में, लॉ डज नॉट पनिश द वाइफ सिंस इट प्रिज्यूम्स दैट ओनली अ मैन कैन सेड्यूस अ वुमन इनटू अ सेक्सुअल एक्ट एंड दैट इट इज द हस्बैंड हु हैज सफर्ड। उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति था ना, मेल, ये सेड्यूस कर सकता है फीमेल को, और ये जो मतलब उस समय जब ये बनाया गया था ना, तब अजम्पशन ये था कि ओनली द मेल कैन सेड्यूस द फीमेल। आगे क्या कह रहे हैं, इट इज द हस्बैंड हु हैज सफर्ड ड्यू टू द सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑफ हिज वाइफ। अब ये जो हस्बैंड था ना बीच में, ये सफ़र कर रहा था बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप, देन कैरिड आउट विदाउट हिज कंसेंट। एट द सेम टाइम वाइफ इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सिमिलर बिहेवियर कमिटेड बाय हर हस्बैंड। प्रॉब्लम क्या थी ना, अब तो ये तो समझ में आ गया कि ठीक है भाई, इस व्यक्ति ने रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। सो दिस इज लाइक मैन 2, दिस इज मैन 1 एंड दिस इज वुमेन 1। अब इस पर्सन ने जब यहाँ पर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की इस वाइफ के साथ में, तो ये तो क्राइम कंसिडर किया गया था। लेकिन जब ये जो व्यक्ति था मैन 1, ये अगर किसी और कोई सेकंड वुमेन हो जो कि किसी की वाइफ हो, उसके साथ अगर कोई रिलेशनशिप बनाएगा ना, तो इस लड़की को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, इस वाइफ को। समझ रहे हो ना, जब मैन 2 वुमेन 1 के साथ कोई रिलेशनशिप बनाता है तो इसको उन्होंने क्राइम डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि सफ़र कौन कर रहा है यहाँ पे, मैन 1। उसने कहा कि मेरी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ को उस पर्सन ने सीड्यूस किया। ठीक है, बट इनइक्वालिटी कहाँ पे आती है, अगर ये मैन 1 ये मैरिड है और ये किसी और विमेन के साथ अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो ये भी तो कह सकती है ना कि मैंने भी सफ़र किया है, मेरे हस्बैंड को सीड्यूस किया या फिर मेरे हस्बैंड ने सीड्यूस किया। इसके लिए कुछ नहीं किया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसको डीक्रिमिनलाइज कर दो, यानी कि आप कोई किसी के साथ रिलेशनशिप बनाओ, ये व्यक्ति इस लड़की के साथ बनाए, ये व्यक्ति किसी और के साथ बनाए, इट डजंट मैटर, इसमें कोई क्राइम नहीं होगा, बस उन्होंने ये कहा था। अभी हुआ क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट में रूलिंग आई थी, उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, ये जो अडल्ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, ये आर्म्ड फोर्सेस पर हम लोगों ने इसको जब डीक्रिमिनलाइज किया था ना, लेकिन ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए हम लोगों ने डीक्रिमिनलाइज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इनके पास ना अपने स्पेशल एक्ट्स होते हैं। कहाँ गए? हाँ, यहाँ पर आर्मी एक्ट होता है, नेवी एक्ट होता है, एयरफोर्स एक्ट होता है। इनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। तो अब क्या है ना, उन्होंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं डिफरेंट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में पोस्टेड होते हैं। ठीक है, अब इसको ना आर्म्ड फोर्सेस के तरीके से देखने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई मिलिट्री पर्सनल है, ठीक है 1, ये इसकी वाइफ है, ऑलराइट, और ये भी कोई मिलिट्री पर्सनल है
2। अब प्रॉब्लम ये है ना आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ये ना इशू एक्चुअली ये जो आया था ना अडल्ट्री का कॉन्सेप्ट की आया भी मिलिट्री से ही था स्टार्टिंग में। मिलिट्री वालों ने डिमांड की थी, ये व्यक्ति बोलता है कि अगर मैं किसी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पोस्ट होता हूँ बॉर्डर के ऊपर, हो सकता है कि मेरा ये कोवर्कर हो, देखिए ये घर पे होता है, ये समहाउ मेरी वाइफ को सीड्यूस करता है और ये मेरे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो उस समय के हिसाब से देख करके ये अंग्रेजों ने इस प्रोसेस को बहुत ऐसे लिया था, तो उन्होंने इसको क्राइम कर दिया था कि इस व्यक्ति के खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा। तो ये था तो बहुत हद तक जो मिलिट्री पर्सन होते हैं उनके फेवर में ही। और जब ये इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था ना तब भी बहुत शोर हुआ था। तो मिलिट्री वालों ने कहा था कि ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हम तो बहुत सारे लोग अपने घरों से दूर होते हैं 6-6 महीने तक, साल तक, और पीछे से हमारे वाइफ को अगर कोई और इस तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जब इसको डीक्रिमिनलाइज किया है ना तो हम लोगों ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए इसको डीक्रिमिनलाइज नहीं किया है। यानी कि अगर आपके यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि दिस पर्सन इज मे बी लाइक पोस्टेड समवेयर एल्स और किसी और पर्सनल ने इनके इस पर्सन की वाइफ के साथ कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, तो यू कैन पनिश दिस पर्सन। तो क्या हो गया है, डिफरेंस कहाँ पर आ गया है, सिविलियंस के लिए अलग लॉ हो गया है, सिविलियंस के लिए डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, बट फॉर द आर्म्ड पर्सनल ये नहीं हुआ है। यानी कि आर्म्ड पर्सनल के अंदर अगर आपने इस तरीके से किसी की वाइफ को इस तरीके से कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, देन एज पर द आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, यू कैन बी पनिश्ड। उसमें जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना वो आपको पनिश कर सकते हैं। तो ये था अपडेट। एक हमारे पास न्यूज़ है कॉलेरा को लेकर के रिसेंटली, तो ये आपके GS3 में फॉल करता है। अब हुआ क्या ना कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कॉलेरा वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है और वहाँ पर रीजन के अंदर कॉलेरा की जो बीमारी है ना वो इंक्रीज़ होती जा रही है। कॉलेरा क्या होता है ना, ये एक डिजीज़ होती है, काइंड ऑफ पब्लिक हजार्ड भी है। कॉलेरा एक एक्यूट डायरियल इलनेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक इन्फेक्शन हो जाता है और उसका एक बैक्टीरिया होता है। एक्चुअली जो बैक्टीरिया वर्ड है ना, बैक्टीरिया, ये प्लूरल होता है, जो सिंगुलर वर्ड होता है बैक्टीरियम। तो उन्होंने कहा इट्स बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियम वाइब्रियो कॉलेरा। अब इस इन्फेक्शन के ना बहुत माइल्ड और बिना कोई सिम्टम्स के होता है, लेकिन कभी कभी बहुत सीवियर भी हो जाता है। क्या क्या होता है? वाटरी डायरिया होता है, वॉमिटिंग, लेग क्रैम्प्स, पैरों में दर्द होना, उल्टी वगैरह आना। और डायरिया तो मतलब आप समझते हैं कि जो स्टूल पास होता है ना वो बहुत लिक्विड होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करने से या फिर ऐसा कोई खाना अगर आपने खाया हो ना, आप देखोगे कि ये इस फोटो के अंदर ना डिपेक्ट यही करना चाह रहे हैं कि इस पर्सन को, जो भी कोई बच्चा है, इनको पानी की प्रॉब्लम होगी, इसने पानी को कैसे, गंदे पानी को इस बोतल में कवर किया है। ये फोटो बस यही दिखाना चाहती है कॉलेरा के अंदर। ये कंटेमिनेटेड वाटर है, इसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस इसके कारण हो सकते हैं इस पर्सन को। तो करंटली 3 WHO की प्री क्वालिफाइड ओरल कॉलेरा वैक्सीन है, कॉलेरा, डुकोरल, सेंचोल और इवुचॉल प्लस है। तो तीनों जो वैक्सीन होती हैं इसमें 2 डोज होती हैं फुल प्रोटेक्शन के लिए। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? एक ग्लोबल स्ट्रेटजी है कॉलेरा कंट्रोल की, एंडिंग कॉलेरा, ग्लोबल रोड मैप है 2030 का। इसका टारगेट है कि हम लोग इसे 90% तक इसकी डेथ को रिड्यूस करेंगे। ये 2017 में लॉन्च किया गया था। वी हैव अ ग्लोबल टास्क फोर्स फॉर द कॉलेरा कंट्रोल। WHO ने रिवाइटलाइज किया था ग्लोबल टास्क फोर्स फॉर द कॉलेरा कंट्रोल, ताकि इनका जो एम है इरेडिकेट कॉलेरा उसमें सपोर्ट मिल सके। तो जब इसकी बिगनिंग हुई है 2023 के अंदर, तो तकरीबन 27,000 नए केसेस देखने को मिले थे, उसमें 687 डेथ हो चुकी हैं। अभी 2023 की बात कर रहे हैं। WHO ने कहा क्लाइमेट चेंज के कारण ना कॉलेरा जैसे एपिडेमिक्स जो है ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। और ये जो डिजीज, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये वार्म वाटर, गर्म पानी के अंदर ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है। तो कॉलेरा के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि GS3 के अंदर डिजीज़ वाला टॉपिक बनता है। प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मेंस में डिजीज़ वाले क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम आते हैं। मेंस में ना वो अगर आपसे पूछेगा तो WHO स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा। तो WHO के क्वेश्चन तो आते रहे हैं बहुत बार। GS2 में WHO ज़्यादा पूछता है वो। एक टॉपिक जो न्यूज़ में चल रहा है ना वो है स्पेस डेब्री का। इसमें ना एस जो है ना लास्ट में साइलेंट होता है। ये स्पेस डेब्रिस नहीं होता, स्पेस डेब्री होता है। अब आपको फोटो में दिख रहा होगा ना, ये हमारी अर्थ है और ये हमारे स्पेस में सैटेलाइट्स हैं और ये आपस में सब टकरा टकरा के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। इस तरह का मटेरियल बहुत सारा हमारे स्पेस में फ्लोट कर रहा है। देखो मेंस में क्वेश्चन आए हुए, इसलिए टॉपिक मैंने आपका कवर किया। 2019 में इससे कनेक्टेड क्वेश्चन आया था, व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। इसमें स्पेस डेब्री को भी आपको ऐड करना होता है। 2016 में 3 साल पहले और क्वेश्चन आया था, 2019 से 3 साल पहले। डिस्कस करो इंडिया की अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाउ हैज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हेल्प इंडिया इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये मैंने टॉपिक क्यों चूज़ किया ना, हम लोग एक छोटा सा आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में भी है, 6 Feb के में भी, जिसमें कहीं ना कहीं स्पेस, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड स्पेस को जो बजट एलोकेशन हुआ था ना,
उस पर कुछ साइंटिस्ट के कुछ कमेंट हैं, उनको भी कवर करेंगे आज। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 111 पेलोड्स होंगे और 105 स्पेस डेब्रीज को आइडेंटिफाई किया था, जो कि इंडियन ऑब्जेक्ट्स हैं, इंडिया की तरफ से थे। तो जो भी ऑर्बिटिंग डेब्री है ना, ये हमारे फ्यूचर के जो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं उनको बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो इसरो बहुत सारे स्टडीज़ कर रहा है इसके ऊपर कि कैसे हम अपने स्पेस एनवायरनमेंट में इस ग्रोइंग प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। अब स्पेस डेब्री क्या होता है? ये वही चीज़ होती है, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होती है जो हम लोग हमारे अर्थ के ऑर्बिट में होती हैं। अभी इनका कोई यूजफुल पर्पज़ नहीं है, दे आर नॉट बीइंग यूज फॉर अनदर थिंग नाउ। हज़ार्ड ये होता है, ये हमारी जो राइट नाउ जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है जो काम कर रही हैं उनके लिए डेंजर बन जाती हैं, उनसे टकरा सकती हैं, कोलाइड कर सकती हैं और उन सैटेलाइट्स को डिसफंक्शनल कर देंगी। फिर इस तरह का स्पेस में ऑब्जेक्ट्स का ओवर पॉपुलेशन हो जाने से ना एक कैसलर सिंड्रोम भी हो जाता है। कैसलर सिंड्रोम का मतलब होता है कि ये चीज़ें आपस में टकराती हुई चलती हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा, वो तीसरे से टकराएगा, वो चौथे से टकराएगा, पांचवें से टकराएगा, तो बहुत सारा बड़ा कोलिजन होता रहता है और वो और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते रहते हैं। देन ऑर्बिट के अंदर सिंस ये बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो ऑर्बिट के अंदर ना कुछ स्लॉट्स होते हैं जहाँ पर कंट्री वाइज लोग अपनी अपनी सैटेलाइट्स को एजेंसीज भेजती रहती हैं, तो वो बहुत सारे स्लॉट्स को ही ऑक्यूपाई कर लेगा। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, इसको शॉर्ट में हम लोग SSA भी लिखते हैं। तो इसके कारण ना सैटेलाइट के ऑपरेटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को ट्रैक कर पाना। अब इतनी सारे छोटे छोटे टुकड़े होंगे, इसके अंदर मेजर सैटेलाइट भी कोई हो सकती है, उसको ट्रैक कैसे करेंगे? इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इस तरह की स्पेस डेब्री को रिड्यूस करने के लिए ना बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे, इंडिया ने भी लिया और ग्लोबल लेवल पर भी लिया गया है। तो इंडिया में 2022 में हम लोगों ने एक सिस्टम सेटअप किया था, हम लोग उसे बोलते हैं IS4OM, इसरो सेटअप सिस्टम फॉर सेफ सस्टेनेबल ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसमें हम लोग इनको मॉनिटर करेंगे, कहाँ पर इनका कोलिजन के थ्रेट ज़्यादा हो सकते हैं, कैसे इनका एवोल्यूशन हो रहा है और कैसे इसके रिस्क को हम कम कर सकते हैं। तो इसके लिए इसरो ने ना 21 कोलिजन के अवॉइड करने के मैन्यूवर भी चलाए थे स्पेस एसेट्स के। फिर एक सेंटर भी हम लोगों ने बनाया था स्पेस डेब्री रिसर्च का, हम लोग इनको मॉनिटर करने के लिए। प्रोजेक्ट नेत्रा है, ये EWS है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है डेब्री को डिटेक्ट करने के लिए और बाकी जो भी हमारे सैटेलाइट्स को खतरा होता है उन सबको चेक करने के लिए। तो ये तो इंडिया स्पेसिफिक स्टेप्स थे। वर्ल्ड वाइड क्या स्टेप्स लिए गए थे? IADC है, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो 1993 में बनाई गई थी। वो स्पेस को लेकर के जो भी स्पेस डेब्री के एफर्ट्स होते हैं उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करती है। फिर UN ने भी एक कमेटी बनाई थी, इसका नाम था कॉपवर्स, उन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस निकाली थी लॉन्ग टर्म तक हम लोग आउटर स्पेस की एक्टिविटीज़ को कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे। यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है ना, जैसे इंडिया में अपनी इसरो है, तो यूरोप की भी एक ESA है, उन्होंने क्लीन स्पेस इनिशिएटिव बनाया था कि कैसे हम लोग स्पेस डेब्री को रिड्यूस कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हम लोगों को ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा एंड ऐसे व्हीकल्स बनाने पड़ेंगे जो रीयूज़ हो सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि एक व्हीकल जाता है स्पेस में, उसका मटेरियल वहीं छोड़ देते हैं उसको, फिर वापस नहीं आता था। अब रीयूजेबल व्हीकल्स को ज़्यादा बनाया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, मटेरियल पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। मटेरियल डिज़ाइन को और इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि उन लोगों को हम लोग जो नंबर ऑफ डेब्री उसमें जनरेट होता है ना लॉन्ग टर्म में, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कि इतना कॉम्पैक्ट रहे कि अगर उसे स्पेस में हम लोगों को किसी तरीके से नीचे लाना हो फ्यूचर में पॉसिबल, तो आसानी से रहे। जितने ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना, उतना उनको नीचे लाना मुश्किल होता है। हमारे कुछ मेजर हाईलाइट्स हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं एक बार न्यूज़ में क्या कुछ है। एक तो पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ, ही हैज़ पास्ड अवे इन दुबई एंड इनका एक मुद्दा था जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, तो ही वॉज इन दुबई एंड कुछ कंडीशन चल रही थी इनकी, कोई रेयर फिजिकल कंडीशन में थे, बट नाउ ही इज़ नो मोर। वैसे कुछ बहुत डिटेल में जाना नहीं होता है, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हो, तो इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना, उनके बारे में बस इतना सा हेडलाइन पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, मुशर्रफ हैज़ पास्ड अवे, दैट्स इट। फिर US ने जो बलून था ना चाइना का, मैंने 2 दिन से कवर कर रहा था इसको, US हैज़ शॉट डाउन दिस। तो चाइना ने कहा कि ये सिविलियन वेदर बलून था और ये अपने कोर्स से चला गया था, लेकिन US ने बोला कि सर्वेलेंस बलून है। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ऐसे बलून सब लोगों ने एशिया पर देखे थे, अंडमान पर भी देखने को मिले थे। तो ये रहा, US ने इसे पूरा का पूरा तबाह कर दिया है। अब देखते हैं इनका डिप्लोमेटिक क्राइसिस जो होता है उसमें क्या होने वाला है। देन ये टॉपिक है, कांग्रेस टू टारगेट प्राइम मिनिस्टर विद 3 क्वेश्चंस अ डे ऑन अदानी स्टॉक स्कैम। अभी मैंने हाईलाइट क्यों किया ना, यहाँ पर उन्होंने बात की 3 क्वेश्चंस की। यहाँ पर होने वाला क्या है ना कि पार्लियामेंट के अंदर ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस कह सकते हो आप इनको, सवाल किए जाएंगे, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट से। आपको यहाँ पर एग्जाम में ना क्या पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किस किस में पूछ सकते हैं, कितने टाइम पहले नोटिस देना पड़ता है। तो अगर आपकी जो इंडियन पॉलिटी में जो पार्लियामेंट वाला टॉपिक है ना, वहाँ पर ये डिटेल में गिवन है, बट मैंने आपको एक हिंट दिया था कि इसको भूलना मत कि इस तरह की चीज़ें एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये लेजिस्लेचर में ना अकाउंटेबिलिटी के काम आते हैं। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी जो उनको देख लेते हैं।
टाइम इज़ कम फॉर द फार्मर्स टू रन द कंट्री सेज KCR। तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स हैं, सुसाइड देखने को मिले, फार्मर्स की सुसाइड देखने को मिले थे कंट्री के अंदर। अब उन्होंने एक चीज़ की बात की थी कि अब की बार किसान सरकार, दिस टाइम अराउंड अ गवर्नमेंट फॉर द फार्मर्स, इफ़ यू यूनाइट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। हमारी कंट्री के अंदर फार्मर्स जो है ना मोर देन 42% पॉपुलेशन का पार्ट है। अब मुझे यहाँ तक यही वाला पॉइंट अच्छा लगा था, मोर देन 42% का, बट मैंने अपना इसको बस ऐसे हाईलाइट कर दिया कि जस्ट कीप इन माइंड कि देयर इज़ ऑल्सो अ वॉइस दैट इज़ मेकिंग श्योर कि किसान भी देश का राजनेता बन सकता है, किसान भी देश को चला सकता है। तो आपकी कुछ कुछ हमारे ऐसे के अंदर, कभी एथिक्स में, कभी मेंस के आंसर में भी हम लोगों को नारा लिखना पड़ता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान वाला, वो सारा भी। जस्ट कीप इट दिस इन माइंड। देन मूविंग फर्दर अहेड, ये वाला एडिटोरियल मैं कल कवर करूँगा। इसमें मैंने थोड़ा पढ़ा था, मुझे कुछ खास लगा नहीं, बट ये एक पार्टनरशिप है ना, तो पार्टनरशिप थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये IR के टॉपिक से होता है। त्रिपुरा का पॉलिटिकल न्यूज़ है, नो नीड टू गो फॉर दिस। दलित बहुजन सिनेमा की बात की जा रही है, तो सिनेमा वाला था, इसमें इतना ज़्यादा मुझे मिला नहीं, कुछ मूवीज़ के नाम वगैरह थे, नॉट नेसेसरी टू गो फॉर दिस। केरला का PSC इज़ अ बून और ए बेन। मुझे भी इसको मैंने थोड़ा और देखने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें इट्स मोर लाइक कि मतलब बहुत डेडिकेटेड सा क्वेश्चन है, और UPSC का मेंस में ना आपको डेडिकेटेड क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, जनरल क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। तो मुझे लगा कि इसलिए दैट वी कैन अवॉइड दिस थिंग। और फिर मैंने कुछ टॉपिक में चूज़ करता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ कि वो आपकी मेंस से कनेक्ट, वो मैगजीन में भी कवर होते हैं नहीं, ये इंपॉर्टेंट था। AISHE की रिपोर्ट के अंदर डिस्क्रिपेंसीज के बहुत हाई चांस होते हैं इस तरह के टॉपिक के ना एग्जाम में पूछे जाने के, ये हम लोग कवर करेंगे। कुछ डेटा है वो देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो 232 ऐप्स हैं जो कि ओवरसीज़ एंटिटीज़ के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं, उनको गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया था क्योंकि ये गैम्बलिंग में इन्वॉल्व थे। इतना ही आपको जानना है बस। अब गैम्बलिंग का टॉपिक आ सकता है आपका, है ना, तो उसमें वो गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस वाला जो इशू बना होता है, तो उसमें ध्यान रखना है कि इतनी तो ऐप्स गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दी हैं। 94.5 करोड़ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं दिस ईयर, ये 6 टाइम ज़्यादा है देन द नंबर ऑफ वोटर्स 1951 जब हमारे पहले इलेक्शन हुए थे। एंड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ देम स्टेड अवे फ्रॉम द लोकसभा पोल्स। तो देखो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा पोल्स ये इतना है, इसमें से 1/3 स्टेड अवे फ्रॉम द लास्ट लोकसभा पोल जो कि 2019 में हुआ था। ध्यान रहे, लोकसभा पोलिंग को हम लोग जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो लोग अर्बन एरियाज से हैं, यूथ और माइग्रेंट्स हैं, ये इस कैटेगरी का पार्ट है, बट ये मिसिंग वोटर्स भी हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक अर्बन एपैथी की बात की थी कि जो कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के रिसेंटली जो पोल्स होते हैं वहाँ पे होते हैं। ये नंबर आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। मेंस में जब एविडेंस और आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन होता है ना, जब आप एक आर्ग्यूमेंट लिखते हो उसमें एविडेंस देना होता है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आता है GS2 के अंदर, उसमें हर साल एक नया क्वेश्चन आएगा इलेक्शन से कनेक्टेड या फिर सिटीजन से, तो वहाँ पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ वोटर्स शुड बी इंक्रीज। अभी राइट नाउ 94.5 है, कैसे इंक्रीज करोगे? 18 साल की एक लिमिट भी होती है, लेकिन हमें इसको अगर 100 करोड़ टच करना होगा तो हमें आपको सेंसस का डेटा पता होना चाहिए, कितने यूथ है हमारे यहाँ पर, ठीक है। एज का जो क्राइटेरिया है 15 साल तक के बच्चे कितने हैं देश के अंदर, अडल्ट कितने हैं, ओल्ड एज वाले कितने हैं। फिर ये डेटा है 28,852 करोड़ का जो अमाउंट था ना फॉरेन इन्वेस्टर्स का, उन्होंने उसको पुल आउट कर लिया था जनवरी के अंदर। अब क्योंकि उनको चाइना का मार्केट थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, एंड जून 2022 के बाद ये वन ऑफ द हाईएस्ट विड्रॉ किया गया था। तो जून 2022 के अंदर 50,000 करोड़ की इक्विटीज़ को विड्रॉ किया था इन्वेस्टर्स ने। इसे हम लोग कैपिटल आउटफ्लो बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विल कवर दिस टॉपिक, आंध्र प्रदेश का कैपिटल कॉन्ट्रम, विल कवर दिस साइंटिस्ट टेक ऑन द यूनियन। आंध्र प्रदेश कैपिटल कॉन्ट्रम, क्या चल रहा है आंध्र प्रदेश के कैपिटल का इशू। तो ये 2014 का TDP गवर्नमेंट का क्या डिसीजन था कि अमरावती को कैपिटल सिटी बनाएंगे, एंड उनका CRD एक्ट क्या है, करंट जो चीफ मिनिस्टर का प्लान है वो क्या है कैपिटल सिटी को लेकर के। कहानी ये है ना, 2014 के अंदर ना आंध्र प्रदेश का एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि पहले आंध्र प्रदेश एक स्टेट था, इसको बाइफर्केट करके आंध्र प्रदेश बनाया गया और तेलंगाना बनाया गया था, ऑलराइट। तो वहाँ पर इशू आ रहा था कि आंध्र प्रदेश के अंदर ना, क्योंकि पहले ना आंध्र प्रदेश की कैपिटल पहले थी हैदराबाद, ठीक है। अब सीन ये हुआ कि ये जो हैदराबाद था ना, ये आफ्टर बाइफर्केशन चला गया तेलंगाना के अंदर, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल किसको बनाएंगे, ये इशू बन गया था। तो उन्होंने डिसाइड किया था, कंटेंशियस इशू था उस समय, कि आंध्र प्रदेश के लिए जो नारा चंद्रबाबू नायडू थे ना उस समय TDP के, तेलुगु देशम पार्टी के, तो वो जून 2014 में पावर में आते हैं जब बाइफर्केशन होता है स्टेट का। तो वो चाहते हैं कि अमरावती को हम लोग स्टेट का कैपिटल सिटी बनाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने उस टाइम पर आंध्र प्रदेश का कैपिटल रीजन डेवलपमेंट एक्ट पास किया था।
क्यों? ताकि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फाइनेंसिंग और प्लान डेवलपमेंट करेंगे कैपिटल रीजन का। उन्होंने एक लैंड पूलिंग स्कीम निकाली थी। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत ना उन्होंने किसानों को बोला था कि आप 33,000 एकड़ का लैंड हमारा उन्होंने एक्वायर किया था। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। लैंड पूलिंग स्कीम में क्या होता है ना कि किसानों से जो ज़मीन ली थी ना उनको ना इक्वल बेनिफिट होल्डर बना दिया जाएगा कि वहाँ जो डेवलपमेंट होगा ना उससे जो बेनिफिट होता है उसका कुछ शेयर उनके साथ शेयर किया जाएगा। अब मिस्टर नायडू ने अमरावती को चूज़ क्यों किया था? 2014 में एक शिव रामाकृष्ण कमेटी आती है, अपॉइंट की गई थी। उन्होंने फेवर किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो वाइजैक का जो सब रीजन है ना उसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि उसको कैपिटल स्पेस बनाया जा सकता है। हालांकि मिस्टर नायडू ने कहा कि जो विशाखापट्टनम रीजन को वाइजैक रीजन बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी एक डेवलप्ड सिटी है और उन्होंने कहा था कि इसका पोस्ट बाइफर्केशन करो क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द स्टेट के तौर पर वो चाहते थे कि ग्रीन कैपिटल सिटी होना चाहिए नए रीजन का। फिर चेंज क्या होता है? 2019 के अंदर वाईएसआर की कांग्रेस ने टीडीपी को डिफीट कर दिया और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। इमीडिएटली अपॉइंट किया जीएन राव कमेटी को। उन्होंने रिपोर्ट दी कि पहले का जो सेंट्रलाइज कैपिटल आइडिया था ना उसके ऊपर, उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ना एक आइडिया के साथ आते हैं। वो कहते हैं कि विशाखापट्टनम को हम बनाएंगे एग्जीक्यूटिव कैपिटल। ठीक है, जैसे हमारे दिल्ली के अंदर एग्जीक्यूटिव रीजन कौन सा है? दिल्ली में तो खैर काफ़ी कुछ पास पास में है। दिल्ली में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पास पास में जो राजपथ है ना, तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बैठेंगे, यहाँ पर इनका जो स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो बैठेंगे। कुरनूल एक एरिया उन्होंने कहा इसको जुडिशियल कैपिटल बनाओ, यहाँ पर हमारा हाई कोर्ट होगा। और अमरावती को हमारा लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाओ, यानी कि यहाँ पर हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। अब 2019 में उन्होंने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जगन मोहन रेड्डी ने ये बात कही। जनवरी 2020 के अंदर, यानी कि जब कोरोना स्टार्ट होने वाला था, असेंबली ने अप्रूव कर दिया कि भाई ये जो आंध्र प्रदेश का सीआरडी एक्ट था ना 2014 में था, इसको रिपील कर दो। और उन्होंने इसके लिए एक बिल भी निकाल दिया था। हालांकि हुआ क्या, 63 फार्मर्स थे, वो गए आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जो नया एक्ट है ना ये प्रॉब्लम कर रहा है, और उन्होंने कुछ एजिटेशन भी दिखाया था। अब बीच में कोरोना आ गया था, तो मार्च 2022 के अंदर आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट निकाला। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को ना जो पहले वाला आंध्र प्रदेश का जो सीआरडी एक्ट था ना जिसके तहत अमरावती को स्टेट कैपिटल बनाया जाएगा, उसी को रेगुलर रखना चाहिए। इसी के तहत ना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सितंबर में जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमारे हाई कोर्ट ने ना हमारे फेडरलिज्म के जो टॉपिक है ना उसमें इन्फ्रिंज करने की कोशिश की है कि ये स्टेट का प्रेरोगेटिव होता है कि हम लोग कैपिटल सिटी को डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2022 को ना आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था ना कि आप लोग डेवलप करो अमरावती को ही, उसके ऊपर स्टे लगा दिया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो कोर्ट का कुछ लेना देना नहीं टाउन प्लानिंग से, लेकिन उन्होंने अपनी फाइनल जजमेंट को रिजर्व किया और जो हियरिंग का प्रोसेस है वो अभी तक चल रहा है। अब हुआ क्या है ना, जनवरी 31 को यानी कि आज से तकरीबन एक सप्ताह पहले मिस्टर रेड्डी और एक इन्वेस्टर समिट में आते न्यू दिल्ली में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि विशाखापट्टनम ना शॉर्टली उनका कैपिटल बनेगा एंड वो शिफ्ट करेंगे पोर्ट सिटी को। ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि कोर्ट का कंटेम्प्ट है क्योंकि जो केस है ना वो अभी तक एपेक्स कोर्ट में पेंडिंग है। देखो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है मिस्टर रेड्डी चाहते थे विशाखापट्टनम को बनाना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बनाना यहाँ पर, और जो पहली गवर्नमेंट थी टीडीपी वो चाहती थी कि अमरावती को बनाना। तो इन्होंने अभी भी यही कह दिया कि हम लोग विशाखापट्टनम को बनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया और आप इसको और फिर से काम करना चाह रहे हो। ऑलराइट, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना उन्होंने कहा कि एक रिटर्न लेटर लिखा सीजीआई को। उन्होंने कहा कि सीएम जो है ना वो हमारे सेक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो सेक्शन 2 क्लॉज सी होता है ना उसको कहीं ना कहीं वॉलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टोरी बनी है आंध्र प्रदेश की। तो अभी केस चल रहा है बट आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक है, साइंटिस्ट का क्या टेक है हमारे यूनियन बजट 2023-24 पर। 5 साइंटिस्ट हैं और साइंस के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो अपना कुछ एनालिसिस शेयर करना चाहते हैं। तो बजट हमारा रिवील किया गया था 1 फरवरी को 2023 में। उसी के ऊपर कुछ 5 साइंटिस्ट और साइंस के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो कुछ अपना की टेकअवेज देंगे। पहले कौन है, CSIR के डायरेक्टर जनरल है, इनका नाम है डॉक्टर एन कलाई सेल्वी। उन्होंने कहा अमृतकाल बजट है, फेवरेबल है साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, और CSIR इसके अंदर हम अपनी एक्टिव प्रेजेंस को भी देखते हैं सभी फोकस एरियाज में। उन्होंने कहा कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत जो ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च है इसके ऊपर अच्छा फोकस किया जा रहा है एंड 2014 तक हम लोगों को सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ को एलिमिनेट करना है, उसके लिए एक नेशनल मिशन भी सेटअप किया गया है। फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेरियस सेक्टर्स के अंदर, उसमें हम लोग कुछ फ्यूचरिस्टिक मेडिकल डिवाइसेस पे काम करना चाहेंगे। एंड उन्होंने कहा कि CSIR का ना एक ऑनगोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम भी है जो बहुत सारे एरियाज़ में इसको बेहतर करने की कोशिश करेगा। देन दे सेड कि हमको बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स के भी सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा था ये अपने आप में एक ग्रीन बजट है एंड एनवायरनमेंट फ्रंट के ऊपर काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं।
देन डॉक्टर CP राजेंद्रन है, ही इज़ फ्रॉम नेशनल, ही और शी, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ के हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो 2023-24 का बजट है ना, इसने 2000 करोड़ ज़्यादा दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। तो उन्होंने कहा कि अपने आप में अपटिक है, लेकिन कंसिडरिंग इन्फ्लेशन और GST ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो क्लियर है ही नहीं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा इस नई फंडिंग स्कीम का। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम थी ना, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी। तो उन्होंने ये कहा कि रिसर्चर्स ऑफन फील कि ईजी है प्रोजेक्ट का अप्रूवल, लेकिन रिसीविंग द फंड पीरियडिकली इज़ वेरी डिफिकल्ट। अप्रूवल इज़ फाइन, रिसीविंग द फंड इज़ डिफिकल्ट। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर ना ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स होते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। देन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राजेश गोखले। उन्होंने कहा कि जो विजन है ना न्यू इंडिया का, वो क्लियर है इस बजट से। ग्रीन ग्रोथ का जो प्रिंसिपल है ना हमारे इनोवेशन के इकोसिस्टम के अंदर, उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। उन्होंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ना एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पर हम लोग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे, ताकि इंडिया के अंदर हम लोग सिंथेटिक बायोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर सकें। और ये बात हम लोगों ने इसलिए सीखी कि हमारा फोकस जा रहा है वन हेल्थ पर, कंसिडरिंग आफ्टर कोविड-19 के बाद जो भी कुछ हुआ। तो DBT ने कहा कि हम लोग अपना ट्यूबरक्लोसिस का जीनोमिक सर्वेलेंस कंसोर्टियम है, उसको भी और डेवलप करेंगे, ताकि हम लोग ड्रग रेजिस्टेंस को फर्दर एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकें। प्लस में वो लोग एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं जो जेनेटिकली कैरेक्टराइज करेगा माइनर मिलेट्स को। अब देखो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 2023 का, तो इस साल मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देन डॉक्टर सुमित्रा बनर्जी हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल साइंस के फ्रॉम दी IISCR कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। उन्होंने कहा कि राइट नाउ जो साइंस एंड टेक का एक्सपेंडिचर है ना, वो होपलेसली इनएडिक्वेट है। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल से कम्पीट करना है तो बिल्कुल कम है हमारा। उन्होंने कहा कि इस आउटले में सिर्फ 0.36% है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक को एलोकेट किया गया है। एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च के ना, वो तो रिड्यूस भी हो चुके हैं, अगर आपको इन्फ्लेशन के साथ आप कंसिडर करते हो तो। देन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को दिए गए हैं 25,000 करोड़ और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को दिए गए 12,000 करोड़। एंड ऑल्सो कुछ सपोर्ट रिसर्च है, लेकिन इसमें बहुत एलोकेशन के, मतलब अगर आप एलोकेशन देखते हो ना, डिवीजन देखते हो एक एक सेक्शन का, तो बहुत कम है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो स्पेस वाला था ना, ये तो ऑलमोस्ट 8% कम दिया गया है। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, उसने रिकमेंड किया था 6% GDP के आसपास हम लोग स्पेंड करेंगे अपना एजुकेशन पर, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा है। तो स्टेट्स की कुछ कमिटमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी कि इस बजट का एटलीस्ट 10% जो हमारे टोटल एजुकेशन पे जाएगा, बट एजुकेशन ने अभी तक 2.5% के आसपास ही इसमें रिसीव किया था। DU से, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स से तपस्या श्रीवास्तव जी हैं। उन्होंने कहा कि जो भी थॉट आउट प्लान्स हैं उनको बेहतर इंप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। तो किस तरीके से फंड्स को एलोकेट किया गया है वो तभी डिटरमाइन हो पाएगा जब इनका इंप्लीमेंटेशन बेहतर होगा। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को कुछ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लैब्स ओपन करने की ज़रूरत है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में और फर्दर रिसर्च की जा सकती है, जैसे बायोमेडिकल डिवाइस पर, फार्मा रिसर्च पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पर। देन हम लोगों ने, मैंने कल परसों टॉपिक भी कराया था आपको, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वाला। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है, गेम चेंजर होने वाला है, एंड टीचर्स ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को और इनोवेटिव पेडागोगी पे काम करना पड़ेगा। तो दीज थिंग्स आर इफ डन प्रॉपरली, इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, तब हमारे बजट सक्सेसफुल हो पाएगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वीडियो।